हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही किसान इंटर कॉलेज बरहानी चंदौली। आज कक्षा 12 के अध्याय है जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम एवं सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करने वाला टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रक्रम पूरे स्टेप्स के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आइए अब देखते हैं बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। बाहरी जीन उत्पाद मतलब जिस जीन को हम लोग क्या किए थे, सुटेबल होस्ट में डाले थे कि हमको पर्टिकुलर कुछ प्रोटीन प्राप्त हो। उसी से ये टॉपिक बना। कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में हम कैसे ये प्राप्त करेंगे, इसीलिए इस टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत का कोई भी सिद्धांत है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना। मतलब जिस जीन को हम डालें उससे हमारा जो सुटेबल प्रोटीन प्राप्त हो। ये सभी आरडीटी टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके दौरान हमने क्या किया है, हमने क्या विजातीय जीन एलियन डीएनए को लिया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संवाहक वेक्टर के अंदर डीएनए लाइगेज की मदद से हमने जोड़ दिया था। अब ये जरूरत पड़ती है कि जो पुनर्योगज डीएनए है, इसको उचित वातावरण या उचित सुटेबल कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसको होस्ट सेल में। होस्ट सेल यहाँ क्या है आपका? जीवाणु हो सकता है, पादप हो सकता है और जंतु से। इसे सुटेबल वातावरण में हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल होस्ट में डालते हैं। वहां पे विजातीय जो डीएनए है, एलियन डीएनए, उनका गुणन होता है। अर्थात उचित तापमान में क्या होता है, जो एलियन डीएनए है उनकी क्लोनिंग होती है। क्या होती है? क्लोनिंग होती है। अर्थात हम लोग ढेर सारे डीएनए क्लोन प्राप्त कर सकते हैं। यदि डीएनए क्लोन हम प्राप्त कर लिए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुटेबल टेम्परेचर में हम लोग लक्ष्य प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए हमने उसका निर्माण किया है, वो प्रोटीन हम प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। आइए देखते हैं। जो प्रोटीन कूटलेखन डीएनए होते हैं, ये जो विशेष प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। यदि हम उसको विषमजात परपोषी में डालते हैं, विषमजात मतलब डीएनए किसी दूसरे जंतु या पादप को होता है, और संवर्धन के लिए हम क्या करते हैं, किसी दूसरे जीवों में डालते हैं। और अभिव्यक्ति के बाद प्रति प्रोटीन कूटलेखन अपनी अभिव्यक्ति के बाद विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुनर्योगज प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, जो क्या होते हैं, मानव समाज के लिए उपयोगी होते। यही उद्देश्य है किसी भी आरडीटी टेक्निक का, कि बाहरी डीएनए के अभिव्यक्ति के दौरान हम क्या है, वांछित प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक बनता है जो लाभकारी क्लोनिंग जीन होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लक्ष्य प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। उनको आश्रय देने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपके जीवाणु है, पादप है, जंतु है, जिनके अंदर क्या है, ये क्लोनिंग जीन डाला गया है, उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में छोटे पैमाने पे संवर्धन किया जा सकता है। भाई, जिसमें हम बाहरी डीएनए डालेंगे उनकी संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। तो हम लोग जैसे ही डाल देते हैं उन बाहरी डीएनए को उन होस्ट में, तो उनका प्रयोगशाला में छोटे स्तर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं। और संवर्धन के दौरान हम लोग वांछित प्रोटीन, जो जीन प्रोटीन बना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। पृथक करने के बाद या कुछ स्टेप्स के बाद हम प्रोटीन का शोधन करते हैं। आखिरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रयोगशाला में होता है, ये छोटे स्तर पे होता है। लेकिन हमको क्या करना होगा, बड़े स्तर पे भी प्राप्त करना होगा। तो आइए पहले देखते हैं संवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे संवर्धन दो प्रकार का है, बंद संवर्धन तंत्र है, एक सतत संवर्धन तंत्र है। इसे बैच कल्चर, इसे कॉन्टिन्यूअस कल्चर कहते हैं। बैच कल्चर में है कि इसमें एक ही बार में पूरे जैव मात्रा को डाल देते हैं और उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट डाल देते हैं, और वो बंद रहता है। एक निश्चित समय बाद उनके अंदर क्या होता है, संवर्धन के बाद ढेर सारे संवर्धन कोशिकाओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोशिकाएं प्राप्त हुई तो
जीन भी प्राप्त होगा। जीन क्या करेगा, विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाएगा। ये बैच कल्चर की एक लिमिटेशन है कि इसमें एक ही बार में क्या होते हैं, संवर्धन कल्चर को हम उसमें डालते हैं। दूसरा है सतत संवर्धन तंत्र का उपयोग हम क्यों करते हैं, कोशिकाओं के गुणन को अधिक मात्रा में कोशिकाएं यदि गुणित होंगी अर्थात अधिक मात्रा में जैव मात्रा प्राप्त होगी तो हम अधिक मात्रा में वांछित प्रोटीन को प्राप्त कर लेंगे। इस सतत संवर्धन तंत्र की विशेषता है कि इसमें क्या होते हैं, जैव मात्रा जो है एक तरफ से निकाली जाती है और एक तरफ से नए संवर्धन के लिए क्या होते हैं, मात्रा को डाली जा सकती है। मतलब एक तरफ काम हो रहा है तो निकालते रह रहे हैं और एक सिरे से क्या नए संवर्धन जैव मात्रा डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस ये जो है कल्चर चलता रहता है। हमको अधिक मात्रा में क्या होता है, जैव मात्रा प्राप्त हो जाता है, जिससे हम अधिक मात्रा में प्रोटीन को प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब है बायोरिएक्टर। ये तो हम जो संवर्धन कर रहे हैं, ये छोटे संवर्धन जो हम प्रयोगशाला में कर रहे हैं, चाहे बंद संवर्धन तंत्र की सहायता से चाहे सतत संवर्धन तंत्र की सहायता से, ये छोटे स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन हमको बहुत बड़े स्केल पे क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको बायोरिएक्टर का उपयोग करना पड़ेगा। बायोरिएक्टर क्या खासियत है कि उत्पादों को अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु जो भी डिजायरेबल प्रोटीन है, यदि उसको अधिक मात्रा में उत्पादन करना है तो हमको क्या करना होगा, बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करना होगा। बायोरिएक्टर में लगभग 100 से लेके 1000 लीटर तक हम संवर्धन को संशोधित कर सकते हैं, अर्थात उसमें जो जीव जंतु पालेंगे संवर्धन करेंगे उनकी मात्रा 100 से 1000 लीटर तक हो सकती है। यदि इतनी मात्रा हम करते हैं तो हमको अधिक मात्रा में क्या होंगे, बायो प्रोडक्ट मिलेंगे। बायोरिएक्टर बर्तन के समान होता है। इसमें जो कच्चे माल होते हैं उनको हम लोग क्या विशिष्ट उत्पाद अर्थात एंजाइम में बदलते हैं। किसकी मदद से, या तो बैक्टीरिया होगा या तो प्लांट होंगे या एनिमल होंगे। तो बायोरिएक्टर में कच्चे माल को हम लोग विशिष्ट उत्पाद या एंजाइम में जीवाणु, पादप और जंतु के सहारे क्या करते हैं, हम लोग उनको विशिष्ट उत्पाद या एंजाइम में बदलते हैं। क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसी में हम लोग क्या एलियन डीएनए डालेंगे, आईसी का जब उत्पादन करेंगे तो इनके शरीर में क्या होगा, वो प्रोसेस्ड होगा और अधिक मात्रा में हमको प्रोटीन प्राप्त होगा। बायोरिएक्टर में हम अनुकूल वातावरण देते हैं, जैसे तापमान सुटेबल होता है, पीएच सुटेबल किया जाता है, क्रियाधार जिसको हमको बदलना है प्रोडक्ट में, लवण, विटामिन और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त करते हैं। यदि ये अनुकूलतम परिस्थिति हम बायोरिएक्टर में प्रदान करेंगे तो कम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बायो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक कॉमन प्रकार का जो बायोरिएक्टर है स्टेराइन है टाइप है। एग्जांपल में स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर एक बेलनाकार या आधारनुमा बेलनाकार होता है। इसका आधार घुमावदार होता है क्योंकि मिश्रण को आसानी से मिलाया जा सके। इसके अंदर एक बिलोडर मतलब मिक्सर होता है जो मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करता है और ऑक्सीजन सप्लाई हमेशा करता रहता है। यदि आपके मटेरियल इसमें जमा रह जाए, इधर से हम मान लीजिए कच्चा मटेरियल डाल देते हैं जो इसका संवर्धन करना है और यदि वो जमा ही रहे तो आधे का क्या होगा, संवर्धन होगा, आधे का संवर्धन नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो समय समय पे क्या होते हैं, घुमाते रहते हैं। जैसे हम लोग चावल या खिचड़ी बनाते हैं तो हमेशा चलाएंगे एक समय में कि जले ना, ठीक उसी तरह सबको आज बराबर लगे, ठीक उसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, जो कल्चर मीडिया है उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर से घुमाते रहते हैं जिससे वो आसानी से मटेरियल मिक्स होता रहेगा और ऑक्सीजन पर्याप्त उनको मिलता रहेगा। इसमें जो हवा है हम बुलबुले के द्वारा इसके अंदर डालते रहते हैं। इसके अंदर ये देखिए कई कई तंत्र होते हैं जो बायोरिएक्टर्स होते हैं, उनमें कई तंत्र होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। प्रक्षोभन तंत्र होता है, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होता है जो ऑक्सीजन इसको हमेशा देते रहते हैं। झाग नियंत्रण तंत्र, यहाँ पे मान लीजिए आपका पूरा पूरा मटेरियल है, ये आपका
पंखा जैसा आपका क्या होता है, यंत्र होता है जो हमेशा ऐसे घूमते रहता है, जो मिक्सर को मिलाते रहता है। इसके बाद कुछ झाग जो होता है इस एरिया ऊपर वाले चैम्बर में चले जाते हैं। यहाँ भी एक विलोडर होता है, वो झाग को काटता रहता। फिर तापमान और पीएच नियंत्रण तंत्र होते हैं। फिर प्रतिचयन द्वार होता है, इसमें ऑक्सीजन भी आपका हमेशा पर्टिकुलर डाला जाता है और मटेरियल को हमेशा डालते रहते हैं। जब मटेरियल का संवर्धन पूरा हो जाता है तो समय समय पे यहाँ प्रतिचयन द्वार से हम लोग क्या करते हैं, संवर्धन की मात्रा को समय समय पे निकाल सकते। इस तरह हमने देखा कि बाह्य रिएक्टर क्या हो गया, अधिक मात्रा में सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में अधिक से अधिक क्या हो गया, बायो प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अनुप्रवाह संसाधन। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के दौरान हम लोग क्या किए थे, विशेष प्रकार के उत्पाद को प्राप्त कर लिए थे। आइए देखते हैं। जैव संश्लेषित अवस्था के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पाद ढेर सारे हम रखते हैं, प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन विपणन में भेजने से पहले, मतलब मार्केटिंग में भेजने से पहले, मार्केट में भेजने से पहले हमको कई प्रक्रमों के द्वारा ये गुजरते हैं। अर्थात इस दौरान पृथक्करण या संशोधन की प्रक्रिया होती है। इसी कई प्रक्रमों और संशोधन पृथक्करण की प्रक्रिया को संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। अर्थात जो प्रोडक्ट हमारे जैव संश्लेषण विधि के द्वारा जो प्रोडक्ट बना है उसको मार्केट में भेजने से पहले वह कई प्रक्रमों अर्थात पृथक्करण, प्यूरिफिकेशन इत्यादि प्रक्रमों से वो गुजरता है। इसी कई प्रक्रमों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह संसाधन बोलते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले है सेपरेशन है, आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हम लोग बायोरिएक्टर या किसी माध्यम से हम जो प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं उनसे जीवों के अंदर से क्या करते हैं, हम लोग सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो उत्पाद हमको बना है, ऐच्छिक प्रोटीन या अन्य कोई उत्पाद बना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर देते। फिर नंबर 3, यदि वो ड्रग है, मेडिकल वर्ल्ड के लिए जा रहा है तो उस ड्रग को हम लोग क्या कर, पहले क्लिनिकल टेस्ट करेंगे कि उसके ऊपर साइड इफेक्ट क्या है, तब उसको हम मार्केट में भेजेंगे। फिर उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सुटेबल है कि नहीं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अन्य माध्यम से वो सही खरा उतर रहा है कि नहीं, तब उसको हम मार्केट में भेजेंगे। अगला है प्रिजर्वेटिव्स, यदि ऐसे पदार्थ जो हैं जो जल्दी खराब होने वाले हैं तो उसमें परिरक्षित पदार्थ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं जो लंबे समय तक चलता रहता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा है, अनुप्रवाह संसाधन। आइए हम पढ़ते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीसीआर। इसी से बना है पॉलीमरेज, पी, चेन, सी और रिएक्शन से आर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब लाभकारी जीन, उसका एम्प्लीफिकेशन करना, अर्थात संवर्धन करना। क्या करना, संवर्धन करना, उनकी मात्रा को बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है पीसीआर की। जब हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम मात्रा में होता है तो हम पीसीआर की मदद से उसको मात्रा हम लोग क्या करते हैं, अधिक करते। पीसीआर टेक्निक की सबसे पहले खोज कैरीमुलस ने 1998 में ईस्वी में किया था। पीसीआर के अंतर्गत जो जीन संवर्धन की विधि है वो इन विट्रो है, अर्थात लैब में परफॉर्म की जाती है। और इसमें भी जो नया डीएनए बनता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में बनता है। समझिए पहले डीएनए, ये मान लीजिए कोई डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड है। इसमें 2 डायरेक्शन होता है स्ट्रैंड का, एक का डायरेक्शन 5 से 3 होता है और दूसरे का 3 से 5 प्राइम होता है।
जो नया डीएनए बनता है हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। जो नेचुरल डीएनए रिप्लिकेशन हम पढ़ते हैं आगे 12th में पढ़ेंगे या पीछे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है केवल एक स्ट्रैंड पे होता है, सेंस स्ट्रैंड पे होता है, जिसे हम 3 प्राइम से 5 प्राइम कहते हैं, उसी स्ट्रैंड पे होता है। नॉनसेंस पे डीएनए का निर्माण नहीं होता है। लेकिन पीसीआर में दोनों स्ट्रैंड पे 5 से 3 वाले स्ट्रैंड पे भी डीएनए बनेगा और 3 से 5 वाले पे डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। आइए समझते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नंबर 1 जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो लाभकारी जीन है जिसका प्रवर्धन करना उसको हमको चाहिए। जीन क्या होते हैं? डीएनए के टुकड़े होते हैं। ये मान लीजिए डीएनए है, लाभकारी जीन है, इसी का हमको क्या करना है? प्रवर्धन करना है, आगे बढ़ाना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? ये कच्चा मटेरियल है, इसी के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? नए डीएनए को बना सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे आपका है रॉ मटेरियल ग्रुप में डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह थायमिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह चारों जो मोनोफॉस्फेट है वो रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल के रूप में काम करते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? डीएनए बनाने में करते हैं, क्योंकि विट्रो कंडीशन में, लैब कंडीशन में हमको अलग से क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, अगला है एमजी। एमजी आपका क्या है? कोफैक्टर्स है। किसके लिए? एंजाइम्स के लिए। कौन सा एंजाइम भाग लेगा? यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज, उस एंजाइम के लिए आपका क्या है? कोफैक्टर के रूप में चाहिए एमजी। क्या होता है? कोई भी जो एंजाइम्स होते हैं वो 2 भागों के बने होते हैं। एक है प्रोटीनस पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीनस पार्ट। प्रोटीनस पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनस पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर। जब ये नॉन प्रोटीनस एंजाइम और प्रोटीनस एंजाइम जो पार्ट्स हैं दोनों जब मिलेंगे तभी एंजाइम क्या होगा? एक्टिव होगा, अपना कार्य करेगा। इसीलिए यहाँ Mg2+ जो कोफैक्टर है वो एंजाइम को क्या हुआ? जो Mg है एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करेगा, तब एंजाइम जा करके एक्टिव होगा। अब आता है प्राइमर्स। प्राइमर्स यहाँ 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्राइमर्स इस्तेमाल करेंगे। कहाँ कहाँ पे? 3 प्राइम एंड के, एक धागे के 3 प्राइम एंड पे, दूसरे के 3 प्राइम एंड पे क्या होते हैं? हम मतलब प्राइमर्स को लगाएंगे। प्राइमर्स क्या होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की मदद से मिलते हैं। ये जो छोटे सीक्वेंस होते हैं वो इनके डीएनए के पूरक होते हैं जो आसानी से वहां चिपक जाते हैं। उसी 3 प्राइम इन पे ही आपका क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ेगा और लंबाई में डीएनए का निर्माण करेगा। तो OH जो 3 प्राइम एंड है उसी से जाकर के क्या होगा? आपका आरएनए डीएनए पॉलीमरेज सटेगा। इसीलिए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। अगला है डीएनए पॉलीमरेज। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है वो टाक डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह साधारण प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया जो है ताप, अत्यधिक ताप पे परफॉर्म की जाती है। अत्यधिक ताप पे कोई भी कॉमन टाइप का डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव नहीं करेगा, वो डीनेचर्ड हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे थर्मोस्टेबल एंजाइम, थर्मोस्टेबल माने ताप को सहन करने वाला एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी
एंजाइम का नाम है टॉक डीएनए पॉलीमरेज। ये थर्मोस्टेबल मतलब हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर लेगा। इसका टॉक क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यह थर्मस एक्वेटिकस, ये थर्मल एंजाइम है जो अत्यधिक ताप पे रहता है, उसी से निकाला जाता है एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। आगे जोड़ जाता है टॉक डीएनए पॉलीमरेज। टी जो है इसका जीनस है और ए क्यू जो है वह स्पीसीज से लिया गया है, नाम है टॉक डीएनए पॉलीमरेज। यह थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। इस तरह हमने रिक्वायरमेंट्स देखा। रिक्वायरमेंट्स के दौरान फिर से हम देखते हैं, हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जिसकी मात्रा को हमको बढ़ाना है। फिर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। फिर कोफैक्टर के रूप में Mg2+ चाहिए जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। आपको प्राइमर्स चाहिए, 2 प्राइमर्स चाहिए और टॉक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ये हो गया रिक्वायरमेंट। आप देखते हैं हम स्टेप्स के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। पहला है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। हीट ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग 95 डिग्री टेम्परेचर देते हैं जिससे डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो अलग अलग टूट जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के बीच में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी अलगाव को ही हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। आप देखिए जो डीएनए इसको ताप दिया गया तो ये धागा जो है अलग हो गया, ये धागा आपका अलग हो गया, दोनों धागे अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब हम दूसरी प्रक्रिया है एनलिंग। एनलिंग माने प्राइमर्स का डीएनए के 3 प्राइम एंड पे, जो 3 प्राइम एंड छोर है वहां पे यदि जुड़ता है, उसी जुड़ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनलिंग करते हैं। यह भी 45 से 60 डिग्री 45 से 60 डिग्री सेल्सियस ये होता है। तो एनलिंग मतलब समझिए प्राइमर्स का डीएनए के 3 प्राइम एंड की ओर जुड़ना ही क्या कहलाता है, आपका एनलिंग कहलाता है। इसकी दिशा जो होती है 5 से 3 होती है, इसकी दिशा भी 5 से 3 होती है। अब है एक्सटेंशन अर्थात पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे एक एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं टॉक डीएनए पॉलीमरेज। वो जाकर के इसके 3 प्राइम एंड से जुड़ता है और यहाँ 3 प्राइम एंड से जुड़ता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की मदद से ये पूरे डीएनए को क्या करता है, इधर जोड़ देता है और इधर बना देता है। एक नया डीएनए स्ट्रैंड इधर बन गया, एक नया डीएनए स्ट्रैंड इधर बन गया। अर्थात एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से हमको 2 डीएनए स्ट्रैंड प्राप्त हो गए। इस तरह हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को 2 बराबर भागों में बनाया। यदि यह प्रक्रिया 30 साइकिल तक चलती रहे तो हमको 1 बिलियन कॉपी मिल सकती है। इस तरह हमने देखा कि डीएनए का जो थोड़ा मात्रा है, जीन की थोड़ा मात्रा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से हम इसका क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा बना सकते हैं। इनका उपयोग और भी जगहों में किया जाता है। इस तरह हमने क्या किया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कंप्लीट किया। इस तरह आपका जो प्रौद्योगिकी प्रकरण सिद्धांत का जो पूरा लेसन है वो इस वीडियो में समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।